हाँ सर, दिख रहा हो है रहा है। स्क्रीन? ओके, चलो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो टिश्यू कल्चर क्या है? सबसे पहले कुछ टर्म समझना पड़ेगा आपको। आइए देखिए, सबसे पहले एसेप्टेट कंडीशंस या स्टेराइल कंडीशंस क्या होती है। तो एसेप्टेट या स्टेराइल कंडीशंस का मतलब हो गया जहां पर कोई कॉन्टामिनेशन या किसी भी टाइप का माइक्रोबियल ग्रोथ एब्सेंट हो। ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं प्लांट का कोई सेल ग्रो कराना चाहता हूँ, सपोज करो मैं लीफ का सेल ग्रो कराना चाहता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ लीफ के सेल्स ही ग्रो करेंगे। ठीक है। उसमें कोई बाहर से आने वाला, हवा में जो मान लो एयर में बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, मान लो एयर में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो लीफ को अटैक कर सकता है, तो वो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पर ऐसा कंडीशन बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायरेबल सेल्स ग्रो करें। अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब जो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे सेल्स ग्रो ना करें, चाहे वो कोई भी सेल हो। अनडिजायरेबल होगा तो ग्रो नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन को आप बोलते हो स्टेराइल कंडीशंस। ठीक है, या फिर एसेप्टेट कंडीशंस। ओके। सेकेंड थिंग इज कि व्हाट इज इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो का मतलब लिटरली हो गया, इन मैंने हो गया इनसाइड, विट्रो मतलब हो गया ग्लास, तो इनसाइड ग्लास। अब ग्लास कैन बी टेस्ट ट्यूब और पेट्री प्लेट। ठीक है। या फिर वी कैन सिमुलेट द आर्टिफिशियल कंडीशंस इन लैब। जैसे कि लग सकता है कि हम मान लो कि जो नॉर्मल कंडीशंस जहाँ पर प्लांट का सेल्स ग्रो करता है, ऐसी कंडीशंस को अगर हम सिमुलेट करना चाहते हैं, मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना चाहते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, तो लैब में किया जाता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग इन विट्रो कंडीशन में करते हैं। ठीक है। इसका अपोजिट होता है इन विवो। तो इन विवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी या इनसाइड लिविंग सेल, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इन विवो मतलब इनसाइड लिविंग, और एक हो गया इन विट्रो इनसाइड नॉन लिविंग या ग्लास या लैब। ओके। आगे चलो, उसके बाद है टिश्यू कल्चर क्या होता है। देखो टिश्यू कल्चर का मतलब जब हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन या सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, दे फॉर्म टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है, अगर मैं इस टिश्यू को इन विट्रो कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करा रहा हूँ, ठीक है, लैब के अंदर, देन ऐसे कल्चर को, कल्चर मतलब जहां पर सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है, ऐसे कल्चर को हम लोग टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। ठीक। अब उसको हम लोग ग्रो भी करा सकते हैं, मेंटेन भी करा सकते हैं, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस दोनों कर सकते हैं। ठीक है। देखो, when tissues are grown in vitro or artificially under aseptic conditions, the process of growth and maintenance of culture is called tissue culture। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है? जब मेरे पास कुछ सेल्स हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास 10,000 सेल्स हैं टिश्यू टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब वो 10,000 सेल जो होगा, वो कुछ समय के बाद उसमें से कुछ सेल्स मरेंगे और कुछ सेल्स नए बनेंगे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कांस्टेंट रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं चाहता हूँ कि उस कल्चर को मैं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक कंटिन्यू रखूँ, लैब के अंदर स्टोर रखूँ। तो मुझे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करना है। कुछ सेल्स बढ़ेंगे, कुछ सेल्स मरेंगे, मेंटेन करना है कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेंटेन करना। साथ ही साथ आप ग्रोथ भी करा सकते हैं। अगर आपका एम है कि वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, तो कुछ समय तक आप लगातार सेल डिवीजन कराते रहोगे, लगातार कुछ समय क्या, लगातार ही आप कराते रहोगे ग्रोथ ऑफ सेल्स, या बोल सकते हो ग्रोथ, या ग्रोथ ना बोल, क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ सेल्स लगातार इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है। तो ग्रोथ भी हो सकता है, मेंटेनेंस भी हो सकता है। ठीक, ये सब कुछ टिश्यू कल्चर के अंदर आता है। ठीक। now टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। यहाँ पर टिश्यू कल्चर इज यूज्ड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज और क्लोन्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट। तो टिश्यू कल्चर का काम ही है कि बहुत सारी कॉपीज बनाना है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाना है या क्लोन्स बनानी है। ठीक है। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं। तो कुछ कम समय के अंदर बहुत सारी कॉपीज बनानी है मुझे। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ भी किया जाता है। सो इट इज अ फास्टर मेथड या क्विक मेथड है ये, टू डेवलप लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। जब मैं बोल रहा हूँ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लांट है, तो अगर उसके जेनेटिक्स की बात नहीं करूँ, जो उसके अंदर जो जीन्स है, ठीक है, वही जीन्स अगर उसके क्लोन्स में भी आ जाए, क्लोन्स का मतलब एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्ट कॉपीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। ठीक है, जेनेटिकल कॉपीज, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज को हम क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो चीज एक सिंगल पेरेंट में है, अगर वही सेम टू सेम चीज उसके ऑस्प्रिंग में भी चला जाए, और वो जो ऑस्प्रिंग है ना, उसको हम क्लोन बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ एक तरह से। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? जब दो अलग अलग पेरेंट्स, उनका जेनेटिक मटेरियल एक साथ आता है तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने मदर और फादर के क्या है, हाइब्रिड है एक तरह से। ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्लोन्स बनाने हैं। क्लोन्स मतलब जो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी हो, जेनेटिक्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम हो, उसको आप क्लोन बोलोगे। तो अगर हम एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन्स बना रहे हैं बाई अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, देन ऐसे क्लोन्स को आपने एक नाम दे रखा है। ये देखो येलो में लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा है, सोमा क्लोन्स।
तो ऐसे क्लोन्स को आपने नाम दिया है सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स वर्ड दो वर्ड से आया है, सोमा प्लस क्लोन्स। सोमा का मतलब हो गया यहाँ पर सोमैटिक सेल्स, ठीक है, और क्लोन्स मतलब आपको पता चल चुका है एग्जैक्ट या जेनेटिकल कॉपीज ऐसे बोल सकते हो, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज या जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, उसको बोल सकते हो क्लोन्स, ठीक है। क्लोन्स एनिमल्स का भी हो सकता है, ठीक है, प्लांट्स का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, बट ह्यूमंस का क्लोनिंग बैंड है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स का किया है, जैसे डॉली शीप का किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर सोमा क्लोन्स में सोमा वर्ड कहाँ से आया, तो सोमैटिक वर्ड से आया। सोमैटिक क्या होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के मेन सेल्स है यहाँ पर, एक है सोमैटिक सेल्स और एक है जर्म सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में से प्लांट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सोमैटिक सेल्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो रूट, स्टेम, लीव्स, इनके पास सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स जैसे गैमेट्स की बात करते हैं तो जर्म सेल्स होता है, यहाँ पे गैमेट्स को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ सोमैटिक सेल्स या डिप्लॉयड सेल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। व्हेन सोमैटिक सेल्स आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग अ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं। जब सोमैटिक सेल्स का इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मतलब बोल सकते हैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सोमैटिक सेल्स की क्लोनिंग करके हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, सोमा क्लोन्स बना रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स का बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होगा, ठीक। ये सब मैं एक बार ऑलरेडी बोल चुका है, मैं थोड़ा फास्ट बोला, अब मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ वापस। अच्छा, टोटीपोटेंसी बता दिया था मैंने, एक बार फिर से सुन लो। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है, तो टोटीपोटेंसी का मतलब हो गया अबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू गिव राइज टू कंप्लीट या टोटल ऑर्गेनिज्म। तो दो वर्ड से मिलकर बना है टोटीपोटेंसी। टोटी मतलब टोटल या कंप्लीट, पोटेंट मतलब एबिलिटी या पोटेंशियल। तो एक सेल के पास ये एबिलिटी होती है या काबिलियत होती है कि वो एक सेल पूरे के पूरे प्लांट को बना सकता है, ठीक है, एक सेल से पूरा पूरा प्लांट बन सकता है। तो इस एबिलिटी को या इस पोटेंशियल को या इस काबिलियत को हमने नाम दिया है टोटल या टोटी पोटेंसी, ठीक है। टोटल पोटेंशियल है नया प्लांट बनाने का एक सेल के पास, ठीक है। जैसे कि जाइगोट है अपने पास हमारी बॉडी में, जाइगोट से पूरा का पूरा बॉडी का सेल्स बनता है आगे चल के, है ना। तो जाइगोट को तो हम बोल सकते हैं टोटी पोटेंट एक तरह से, ठीक है। बट हाँ, हम लोग यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लांट की भी तुम जाइगोट के हिसाब से बात कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। तो प्लांट के पास जो टोटोपोटेंशियल सेल्स होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी में वैसे थोड़े अलग होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट की बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो ये टोटोपोटेंसी की एबिलिटी प्लांट के पास ज्यादा होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू गिव राइज टू कंप्लीट टोटल ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से हमने ये भी पढ़ा दिया था मैंने, फिर से सुन लो एक बार। एक्स प्लांट क्या होता है, तो एक्स प्लांट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि मान लो कि प्लांट का मैंने लीफ लिया, लीफ का एक स्मॉल सेक्शन कट किया और उस स्मॉल सेक्शन को मैंने लैब में ग्रो कराया, ठीक है। लीफ ही नहीं, कोई भी पार्ट ले सकते हो, एंथर ले सकते हो, ठीक है, रूट ले सकते हो, स्टेम का कोई पार्ट पार्ट ले सकते हो, यहाँ तक कि किसी पर्टिकुलर टिश्यू को ले सकते हो, सेल को ले सकते हो। तो प्लांट का कोई भी पार्ट जो पहले प्लांट का हिस्सा था बट उसको मैंने कट करके प्लांट से अलग कर दिया, और अब अलग करने के बाद मैं उससे एक आ, बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहा हूँ, मैं उससे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग टिश्यू कल्चर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर का प्रोसेस, जिसमें हम एक पार्ट को बोलते हैं एक्सप्लांट। तो प्लांट का वो पार्ट जिसको कट करके आपने निकाला और टिश्यू कल्चर में यूज किया, दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सप्लांट, ठीक है। और यहाँ से जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे उसको आप बोलोगे कैलस, ठीक है। कैलस क्या है, देखो कैलस क्या है, कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार फिर सुना जाए एक बार। तो कैलस का मतलब क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो गया जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यानी जहां पर सेल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है, और इनका कोई डेफिनेट या फिक्स्ड फंक्शन नहीं है। जनरली सेल्स का जो ग्रुप होता है वो हम लोग मिलकर काम करते हैं और मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, राइट। बट यहाँ पर इनका कोई फिक्स्ड फंक्शन असाइन नहीं हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड है, इनका कोई फंक्शन नहीं है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो आपका काम और मेरा काम अलग अलग है, फिक्स किया गया है कि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे ही सेल्स का भी अलग अलग काम होता है। कुछ कुछ सेल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कुछ सेल्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, सबका अपना अपना फिक्स फंक्शन है। तो जो फिक्स फंक्शन की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। बट कैलस के जो सेल्स होते हैं ना, ये लोग अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इनमें कोई फिक्स फंक्शन, फिक्स्ड मतलब असाइन नहीं होता है, इनके पास कोई फंक्शन फिक्स नहीं होता कि इनको क्या करना है, ठीक है। तो यही है, दैट इज फॉर्म फ्रॉम एक्सप्लांट। ये कहाँ से बनता है, एक्सप्लांट से बनता है। एक्सप्लांट का ही ग्रोथ जब आप कराते हो टिश्यू कल्चर में, तो उससे कैलस बनता है, ओके। नाउ द कैलस कैन डेवलप इनटू अ प्लांटलेट। इससे क्या बन सकता है, प्लांटलेट बन सकता है। व्हाट इज प्लांटलेट, यंग प्लांट को हम प्लांटलेट कहते हैं। तो ये कैलस आगे चलकर प्लांट बनाएगा, ठीक है, छोटा प्लांट, यंग प्लांट बनाएगा, हैविंग रूट्स एंड शूट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स।
तो जो यंग प्लांट होगा, प्लांटलेट है, इनके पास क्या होगा, रूट्स भी होगा, शूट भी होगा, प्रॉपर रूट्स और शूट होने चाहिए। ठीक है, और ये रूट और शूट कैसे आते हैं, तो उनको हमको हार्मोन देना पड़ता है। ठीक है, अब ये हार्मोन कहाँ से आएगा, तो हार्मोन आपको ऐड करना पड़ेगा लैब में। ठीक है, जहाँ पे आप टिश्यू कल्चर करा रहे हो, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री प्लेट के अंदर या फ्लास्क के अंदर, उसमें तुमको डालना पड़ेगा हॉर्मोन्स। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, क्लास 11 में पढ़े होगे। साइटोकाइनिन हार्मोन नहीं पढ़े, सुन लो, ऑक्सिन एक हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन, और भी हार्मोन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, इसी को ही नाम लिखा है मैंने। ठीक है, तो कैलस से आप आगे चलकर प्लांटलेट बनाओगे विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद देखो एक और टर्म है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो यहाँ से हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें। ठीक है, इसके पहले यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार दोबारा पढ़े हम लोग। आइए अब यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, तो माइक्रो प्रोपगेशन एक आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मतलब ऑब्वियसली जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, नेचुरल तरीके से लैब में हम लोग काम कर भी नहीं रहे हैं, आर्टिफिशियल सिमुलेशन किए हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट प्लांट। तो एक सिंगल पेरेंट प्लांट है, ठीक है, उसी की कॉपी कर करके उसके क्लोन्स बना बनाकर हम बहुत सारे उसके क्लोन्स बना डाल रहे हैं, सुमा क्लोन्स बना डाल रहे हैं ना। तो इस टेक्निक का नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, और इसमें भी स्टेराइल कंडीशंस ऑब्वियसली यूज करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे करते क्या है। अच्छा, माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो। माइक्रो मतलब हो गया स्मॉल स्केल पर, जैसे सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, एक्सप्लांट हो गया। ठीक है, एक्सप्लांट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज करें। तो माइक्रो माइक्रो तो बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, प्रोपगेशन मतलब हम उसका ग्रोथ करा रहे हैं। ठीक है, सेल डिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, और नए सेल्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा, बहुत सारे सेल्स का हम लोग प्रोपगेशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो एक छोटे से सेल से हम बहुत सारा प्लांट बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, सेल्स के बदले आप टिश्यू भी ले सकते हो, टिश्यू या फिर प्लांट का कोई पार्ट भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो सेकंड पैराग्राफ में, इन दिस प्रोसेस एक्स प्लांट्स, जैसे सेल्स, टिश्यूज, पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेट्रा, आर डिवाइडेड माइटोटिकली to create large number of genetically identical plants। जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस टेक्निक आर, अब जो प्लांट्स बनेंगे इससे, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन से, वो कैसे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो इनका जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम होंगे, कॉपी होंगे, सोमा क्लोन्स होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डिजीज फ्री होंगे। डिजीज फ्री मतलब इनमें कोई डिजीज नहीं होगी। इस जनरली जो यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं वो एपिकल मेरिस्टम से मिलते हैं। तो आपको 11th का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपने एपिकल मेरिस्टम पढ़ा होगा, या फिर उसके पहले मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, मैं एक बार याद दिला दे रहा हूँ, एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पर, मेरिस्टमेटिक टिश्यू का जो एपेक्स होता है वहां पर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, या टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं उसको एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, एपेक्स मतलब टिप। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हो प्लांट का जो टिप है या स्टेम का जो टिप है, वहां पर जो सेल्स होंगे, ठीक है, उन सेल्स का जो ग्रोथ है उसको आप बोलोगे एपिकल मेरिस्टम। ठीक, अब क्या होता है, जो टिप होता है प्लांट का, ठीक है, स्टेम का जो टिप होता है वो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड होता है, नया नया बना है, बिल्कुल नया नया बना है, तो उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, मान लो कि प्लांट की बॉडी में इन्फेक्शन फैला हुआ है। ठीक है, मान लो पूरे प्लांट में, लीव्स में, रूट्स में इन्फेक्शन फैला हुआ है, बट जो अभी अभी नया नया सेल, मतलब अभी नया नया जो पार्ट बना है प्लांट का, जस्ट अभी बना है, टिप वाला पार्ट, ठीक है, वो बिल्कुल नया है, वहां तक इन्फेक्शन पहुंच नहीं पाया है। क्योंकि वहां तक इन्फेक्शन पहुंच नहीं पाया है, इसलिए वो जो पार्ट है वो डिजीज फ्री। ठीक है, तो मैं उस पार्ट को कट करूंगा जहां इन्फेक्शन नहीं मिला है, बिल्कुल नया पार्ट है, और उस पार्ट को कट करके मैं एक नया प्लांट का वैरायटी बना सकता हूँ जिसमें डिजीज नहीं होगा। तो अगर कहीं आपको ये पीवाई क्यों पूछा हुआ है, अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि अगर मुझे डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करना है या माइक्रो प्रोपगेशन में यूज करना है, तो मुझे कौन सा पार्ट यूज करना पड़ेगा प्लांट का, तो आप आंसर करोगे कि मुझे एपिकल मेरिस्टम का पार्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया पार्ट होता है और वहां पर इन्फेक्शन अभी नहीं मिलता। हाँ, अगर कोई प्लांट में कहीं इन्फेक्शन नहीं है तो कोई पार्ट ले सकते हो, बट अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है और आप उसको, उससे उसका क्लोन बनाना चाहते हो, इन्फेक्टेड प्लांट का क्लोन बनाना चाहते हो, बट इन्फेक्शन नहीं चाहिए, क्या करेंगे, तो आपको एपिकल मेरिस्टम यूज करना चाहिए, जिससे डिजीज फ्री प्लांट मिले। ठीक है, ये है सेकंड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कम समय में बहुत सारा क्लोन्स बन सकता है, राइट। फोर्थ पॉइंट देखो, प्लांट्स आर ऑफ डिजायरेबल ट्रेट। तो आप जो डिजायरेबल ट्रेट चाहते हैं, ट्रेट समझते हो ना, तो कैरेक्टर्स के, जैसे मैं बोलूँ हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, उसका एक ट्रेट हो गया टॉल, एक हो गया डॉर्फ। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं डॉर्फ बनाना तो डॉर्फ बना सकते हो, टॉल चाहिए टॉल भी बना सकते हो।
ठीक है, तो डिजायरेबल आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार आप प्लांट्स को यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है कि देखो वेरी स्मॉल, जैसे कि सेल्स टिश्यूज आर यूज्ड, प्रोपेगेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दिस इज माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट पेज पर। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है या फिर क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर टिश्यू कल्चर, क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चाहिए मुझे। तो देखो फर्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज न्यूट्रिएंट मीडियम, देखो न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब यहाँ लिखा हुआ है साइड में, अगर या अगार मीडियम, अगर या अगार मीडियम जो बोलना आप बोलो, मीडियम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिनरल्स, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सब होना चाहिए। ठीक है, और उसमें एगार होता है, एगार जानते हो, तो एगार या अगर अगर बोल सकते हो, अगर अगर, तो ये आपको सी वीड से मिलता है, जैसे जेलेडियम ग्रासिलेरिया, ये सी वीड से। ठीक है, क्लास 11 प्लांट किंगडम वहाँ मिलेगा आपको। तो जो सी वीड्स हैं या एल्गी हैं, इनका प्रोडक्ट होता है एगर। ठीक है, ये लोग एगर बनाते हैं और उसको यूज करते हैं हम लोग लैब में, और इस एगर का यूज करके हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ न्यूट्रिशन जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बन सोर्स भी होता है, एग्जांपल सुक्रोज, नाम याद करना, एनसीईआरटी में दिया है सुक्रोज। प्रोटीन सोर्स जैसे नाइट्रोजन सोर्स जैसे अमाइनो एसिड। ठीक है, मिनरल्स जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि सोडियम पोटेशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम, सब याद करने वाली चीज। ये न्यूट्रिएंट मीडियम की कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये सब डाला जाता है। इससे क्या होता है कि जब जिस सेल को आप ग्रो करना चाहते हो, जिस टिश्यू को आप ग्रो करना चाहते हो, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना ग्रो करने के लिए, तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ये लोग देंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो टेम्परेचर कितना आइडियली लेना चाहिए, तो आइडियली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेना पड़ता है। आपसे ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि 25 लेने पर ही ग्रोथ मिलेगा, बट ऑप्टिमम यही है, बेस्ट यही मिलता है आपको, 25 लेने से सही रहता है। ठीक है, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या, देखो दो हॉर्मोन्स हम पीछे पड़े थे वही है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन में दो एग्जांपल 2,4-D याद कर लो, और एक बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन याद कर लो, दो नाम याद कर लो। ठीक है, और वाइटामिन जो डिफरेंट टाइप के वाइटामिन सब कुछ चाहिए ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थे जो टिश्यू कल्चर के लिए आपको चाहिए, याद करने वाली चीज। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं सस्पेंशन कल्चर की बात करें। अगर कोई डाउट होगा तो बोलना, मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ यार, चैट मुझे विजिबल नहीं है। ठीक है, अगर डाउट होगा तो प्लीज बोल देना, मैं समझा दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, सस्पेंशन कल्चर क्या होता है। देखो सस्पेंशन कल्चर का मतलब क्या है, सस्पेंशन कल्चर यहाँ पर अगर मैं लिक्विड मीडियम में प्लांट सेल्स का ग्रोथ करा रहा हूँ, देन दैट कल्चर इज कॉल्ड सस्पेंशन कल्चर। कल्चर का मतलब बैक्टीरियल या किसी भी सेल, बैक्टीरियल यानी यहाँ तो प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट सेल्स का जो ग्रोथ हो रहा है उसको मैं कल्चर बोल रहा हूँ। जिस एरिया में ग्रोथ हो रहा है, जैसे मान लो फ्लास्क लिया हूँ, फ्लास्क के अंदर ग्रोथ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब लिया हूँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, पेट्री प्लेट लिया हूँ, उसके अंदर ग्रोथ है, तो जो भी जहां भी ग्रोथ हो रहा है उसको कल्चर बोलेंगे, कल्चर मीडियम। ठीक है, और अगर ये कल्चर लिक्विड मीडियम के अंदर है, ठीक है, सॉलिड नहीं, लिक्विड या सेमी सॉलिड मोल्टन स्टेज में है, ऐसा कुछ है मान लो, तो मैं इसको बोलूंगा सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन का मतलब लिक्विड है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि ये जो पार्ट है ये है फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर कुछ भरा हुआ है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या भरा हुआ है देखो, ये न्यूट्रिएंट मीडियम इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग न्यूट्रिएंट, जो आपने ऊपर पढ़ा था अभी, न्यूट्रिएंट है, हॉर्मोन्स है, ठीक है, एगार है, इनको वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, फ्लास्क में डाल दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाता है, पेट्री प्लेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद इसमें एक्सप्लांट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक्सप्लांट डालेंगे। एक्सप्लांट, एक्सप्लांट का मतलब क्या हो गया, तो एक्सप्लांट मतलब जो भी पार्ट प्लांट का आप ले रहे हो, जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको। ठीक है, और उसको फिर डार्क में रख देना है। ठीक है, छोड़ देना है ऐसे ही। तो उसको 2 हफ्ते तक, या किसी किसी केस में 1 महीने भी रखना पड़ता है, किसी में 2 महीने भी रखना पड़ता है, अलग अलग केस का अलग अलग होता है। तो आप एक एवरेज मान लो फॉर अराउंड 2 वीक्स इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर डार्क में अलमारी में बंद करके रख दो। ठीक है, या फिर ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली नहीं आ रही है, डार्क कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हॉर्मोन्स आर एडेड इन इक्वल अमाउंट्स और कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑक्सिन डालेंगे और साइटोकाइन डालेंगे, दोनों का अमाउंट बराबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस अकर्स। जब ऐसा हम करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 वीक्स के बाद कैलस, जो आपने ऊपर पढ़ा था अभी, अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। नाउ जब कैलस बन जाए तब क्या करेंगे, जब कैलस बन जाएगा तब आपको करना है, नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइन कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, दैट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम साइटोकाइनिन का डेवलपमेंट, सॉरी साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जब हम साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, देन शूट का डेवलपमेंट होता है, याद रखेंगे।
ठीक है। और अगर मुझे कैलस बनाना है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बराबर रखना है। ठीक है, जब मुझे कैलस बनाना है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन बराबर रखना है। एक बार जब कैलस बन गया देन मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे साइटोकाइनिन को इंक्रीज करना है। जब मैं साइटोकाइनिन को बढ़ा दूंगा तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा शूट्स। ठीक है, तो आप देखो डायग्राम में यहाँ शूट बन गया, दिख रहा है। ठीक है, तो कैलस बनाने के लिए ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन होना चाहिए, और शूट बनाने के लिए साइटोकाइनिन ग्रेटर देन ऑक्सिन होना चाहिए। ठीक है, तो सी ग्रेटर देन ए, सी मीन साइटोकाइनिन। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, शूट बन गया, अब रूट बनाना है। रूट बनाने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड व्हिच कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। अब मुझे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ाना है, ऑक्सीजन बढ़ाइएगा तो उससे रूट बनेगा। ठीक है, अब ये जो प्लांट मिला आपके पास, इसमें रूट भी है, इसमें शूट भी है, दोनों चीजें है ना। तो इस प्लांट को आप बोलोगे प्लांटलेट। ठीक है, और इस प्लांट की अगर मैं बात करूँ, ये अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल है। जहां से आपने एक्सप्लांट लिया था बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर मिलेगी। आप एक्सप्लांट से बना है, दैट्स वाई एक्सप्लांट का जो भी जेनेटिक मेकअप होगा सेम टू सेम चीज तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स वाई इस यंग प्लांट को आप बोलोगे सोमाक्लोन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे इसलिए सोमाक्लोन्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, बहुत सारे बनेंगे। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हार्मोन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हार्मोन पर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में ये चैप्टर जो मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये दूसरे चैप्टर में था, इसका नाम था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ऐसे एक टॉपिक, एक चैप्टर था पहले। ठीक है, वो हट गया चैप्टर, बट उस चैप्टर का ये जो टॉपिक है टिश्यू कल्चर, उसको उठा करके अभी नीट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो 4-5 साल पुरानी, तो तुमको स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर में ये टॉपिक मिल जाए। ठीक है, तो गूगल से डाउनलोड कर लो, चैप्टर मिल जाएगा वहां से। मैं सारा एक वैसे कवर कर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी कवर्ड है इसमें पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट। तो क्या क्या टाइप्स है, देखो फर्स्ट टाइप यहाँ पर है मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, इफ एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। व्हाट इज एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड, ये भी क्लास 11 के टॉपिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्टेम एक्सिल होता है एक, ठीक है, स्टेम स्टेम पर लोकेटेड होता है, एक एक्सिल होता है और एक एपेक्स होता है। दोनों पर जो बर्ड होता है, बर्ड मतलब एक स्मॉल आउटग्रो, ठीक है, उनको एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड रेस्पेक्टिवली बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी उतना दिमाग नहीं लेना, याद रखो एक बर्ड मतलब आउटग्रोथ लाइक कंडीशन है जो स्टेम पर पाया जाता है। ठीक है, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके अंदर होती है। ठीक है, लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो इफ एपिकल बर्ड और ऑक्सिलरी बर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ शूट और मेरिस्टेम इज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर। अगर मैं एक्सिलरी बर्ड या एपिकल बर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैरी कर रहा है, उसको यूज करके मैं टिश्यू कल्चर कर रहा हूँ या माइक्रोप्रोपगेशन कर रहा हूँ, देन ऐसे कल्चर को हम नाम देंगे मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अच्छा नोट में कुछ चीज जिसे मैंने आपको समझाया था वही चीज यहाँ लिखा है, और पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। तो इस नोट को पढ़ो। तो दिस टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स। ठीक है, वायरस फ्री या डिजीज फ्री प्लांट जो ऊपर हम लोग पढ़े थे वही। बिकॉज इवन इफ द होल प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस, मान लो पूरा प्लांट इन्फेक्टेड है वायरस से, फिर भी शूट टिप जो होता है, शूट टिप रिमेन्स फ्री फ्रॉम वायरस। शूट टिप पे वायरस नहीं होता, क्यों? बिकॉज इट हैज जस्ट फॉर्म, अभी जस्ट बनाई है, ड्यू टू सेल डिवीजन। सो द वायरस हैज नॉट रीच्ड दिस साइट, इस जगह तक वायरस पहुंचा ही नहीं है। हेंस दिस मेथड इज यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, और इसीलिए इसका इस्तेमाल, मेरिस्टेम कल्चर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में भी। और किस किस प्लांट में करते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल है शुगर केन, टोमेटो और पोटैटो। ठीक है, तो टोमेटो और पोटैटो और शुगर केन, एसटीपी याद कर लो, एसटीपी शुगर केन टोमेटो पोटैटो, इनमें मेरिस्टेम कल्चर होता है। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ, हैप्लॉइड कल्चर क्या होता है। देखो हैप्लॉइड का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन। ठीक है, एन, अगर 2n है तो डिप्लॉइड बोलते हैं। तो अगर हम लोग किसी ऐसे सेल का कल्चर कर रहे हैं जो खुद हैप्लॉइड है, देन ऐसे कल्चरिंग को आप बोलोगे हैप्लॉइड कल्चर। ठीक है, जैसे यहाँ देखो पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होता है, तो आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर पे होते हैं, है ना। तो एंथर जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, एंथर तो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, एंथर्स आर डिप्लॉइड, बट पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड है, एन है। तो व्हेन पोलन आर यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, जब इसका हम इस्तेमाल टिश्यू कल्चर में करते हैं, तो इससे जो कैलस बनता है, कैलस आपने पीछे पढ़ा ना अभी, एक्सप्लांट, यहाँ पर कौन होगा, एक्सप्लांट हो गया तुम्हारा पोलन। ठीक है, तो पोलन क्या हो गया, एक्सप्लांट हो गया। तो मैंने एक्सप्लांट ग्रुप में पोलन को ले लिया। ठीक है, अब इस एक्सप्लांट से हम क्या बनाएंगे, कैलस बनाएंगे।
ठीक है। तो पोलन क्योंकि एन है, तो इससे जो कैलस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वो भी एन बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही बात है। एक मिनट, आगे देखो। When pollen are used in tissue culture, they produce haploid callus. अब यहाँ पे जो मैं समझाया आपको वही चीज यहाँ फ्लो चार्ट के रूप में मैंने लिख रखा है, एक बार पढ़ लो फटाफट। देखो एंथर है 2n, ठीक है, एंथर है 2n, और क्या देखो उससे मियोसिस करोगे, रिडक्शनल डिवीजन, तो n बन जाएगा पोलन, ठीक है, टिश्यू कल्चर, है ना। अच्छा, इस पोलन से हैप्लॉइड कैलस बन जाएगा, अभी बताया आपको, ठीक। अब इसको क्या करना, देखो हैप्लॉइड कैलस तो बन गया, लेकिन मुझे प्लांट जो बनाना है ना, वो डिप्लॉइड बनाना है। मेरे पास कैलस कैसा है, हैप्लॉइड एन, बट मुझे प्लांट कैसा बनाना है, 2n। तो क्या करते हैं कि एक कॉल्चिसिन नाम का सोल्यूशन आता है, एक केमिकल है कॉल्चिसिन। इसका काम क्या होता है, कॉल्चिसिन के बारे में यहाँ पढ़ो, नोट में लिखा है, पढ़ो ध्यान से। कॉल्चिसिन इज अ माइटोटिक इनहिबिटर। माइटोटिक इनहिबिटर का मतलब ये माइटोसिस को रोकता है, ठीक है। तो ये माइटोसिस को रोकता है, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, thus it thus it prevents separation of chromosomes। एक्चुअली में अगर आपने सेल डिवीजन प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेंडल फाइबर्स, है ना। क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं, क्रोमेटिड भी सेपरेट होता है। तो अगर मुझे क्रोमोसोम को सेपरेट करना है फिलहाल अभी के लिए, तो मुझे स्पेंडल फाइबर चाहिए। आप याद करो एनाफेज में सेपरेशन होता है ना। बट अगर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन ही ना हो सेल के अंदर, तो आप क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं कर पाओगे, है ना। क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेपरेट करने के लिए स्पेंडल फाइबर चाहिए, स्पेंडल फाइबर तो बना ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ स्पिंडल फाइबर बन ही नहीं पाता, तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पहले एस फेज होता है। एस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है ना। उसके बाद जो डीएनए डबल हुआ है उसका बंटवारा होता है, ठीक है। उसका डिवीजन होता है, कैरोकाइनेसिस, जिससे आधा डीएनए ऊपर और आधा डीएनए नीचे हो जाता है। ये कौन करता है, स्पिंडल फाइबर। बट यहाँ स्पिंडल फाइबर बन ही नहीं रहा, तो डीएनए डबल ही रह जाएगा, ठीक है। और डीएनए डबल हो गया मतलब क्रोमोसोम भी डबल हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो एन था वो अब एन के बदले क्या हो जाएगा, 2n, समझे। तो ये हो जाता है एन से 2n, समझे। यही है, तो यही है कोलिशन का काम। ये एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम नंबर डबल्स, ये लास्ट में लिखा आप देख सकते हो नोट में। उसके बाद देखो, यस, उसके बाद देखिए तो डिप्लॉयड कैलस, जो डिप्लॉयड कैलस है उसको आप यूज करके यंग प्लांट्स बना सकते हो, या प्लांटलेट बना सकते हो, और वो होमोजाइगस होगा। आपको होमोजाइगस क्या होता है, तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा होमोजाइगस का मतलब। तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एक मिनट, तो होमो का मतलब हो गया सेम, ठीक है, सेम टाइप का। जाइगस मतलब पेयर, तो यहाँ पर सेम टाइप का पेयर बनता है। कैसे बनता है नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया तो इस चीज को। और डिप्लॉयड एंथा इधर बी कुड बी इधर डबल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, है ना। देखो ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ये भी होमोजाइगस कंडीशन, है ना। अच्छा, लेट सपोज अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लूँ, मान लो मैं इसकी बात करूँ, ये वाला, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो क्या होगा, तो अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा कि इसमें दो है, मतलब दो का मतलब क्या हो गया, इसके पास दो चीजें, मतलब यहाँ पर 2n कंडीशन, है ना, ये 2n कंडीशन। अब इस 2n में से मैंने इसको गैमेट्स को अलग अलग किया या एलील्स को अलग अलग किया, तो मेरे पास दो गैमेट आ गए, कैपिटल ए स्मॉल, ठीक। अब मैं किसी एक को ले लूँ, कोई एक गैमेट मतलब कोई एक पोलैंड को मैं ले लेता हूँ, तो एंथर कैपिटल ए स्मॉल ए था, उसमें जो पोलैंड बन रहे हैं, एक पोलैंड का ग्रुप है कैपिटल ए वाला और एक है स्मॉल ए वाला। मान लो मैंने कैपिटल ए का ले लिया, तुम चाहो तो स्मॉल ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कैपिटल ले लिया, ठीक है। टेक एनी वन पोलैंड, ठीक, परफॉर्म टिश्यू कल्चर, और उसको लेकर टिश्यू कल्चर कर दो, हैप्लॉइड कैलस मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो ए है ये वाला, ये वाला, ये कैसा है, ये वाला जो ए आपने लिया है यहाँ पर, ये कैसा है, ये है कैपिटल ए, और ये सिंगल है, एन है। तो इससे जो आपको मिलेगा टिश्यू कल्चर करके कैलस जो मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, सिंगल
कैपिटल ए मिलेगा और स्मॉल एन मिलेगा, है ना। तो ये हैप्लॉइड कैलस हो गया। अब इसमें आप कॉल्चिसिन डाल दो, तो कॉल्चिसिन का फंक्शन ही बताया। कॉल्चिसिन क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और अगर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा ना तो डीएनए डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वे देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ, ये लाइन पढ़ो, एडिशन ऑफ कॉल्चिसिन सॉल्यूशन इनटू हैप्लॉइड कैलस। जब हम हैप्लॉइड कैलस डालेंगे, हैप्लॉइड कैलस यूज करेंगे, तो वहां पर क्या होने वाला है, ये जो कैपिटल ए है देखो इसकी कॉपी हो जाएगी, और ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल ए दो कॉपी बन जाएगा। और ये एन से क्या बन गया, ये एन से आप देख सकते हो यहाँ बन गया 2। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो कैपिटल ए दो है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, होमोजाइगस कंडीशन। इस तरह से होमोजाइगस कंडीशन मिलता है, समझ गए, यही है। कोई डाउट है किसी को। तो ये था हैप्लॉइड कल्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड एम्ब्रियो कल्चर ही पढ़ लेते हैं। देखो एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, तो एम्ब्रियो कल्चर में यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग एम्ब्रियो। मान लो इमेच्योर एम्ब्रियो, इसको प्लांट एनिमल दोनों में यूज कर सकते हैं। इमेच्योर मतलब जिसका मेचुरेशन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल कारण हो सकता है, या स्पीशीज अलग अलग है इसलिए एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर रहा है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो हो सकता है इमेच्योर हो, जनरली इमेच्योर एम्ब्रियो के लिए एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, बट मैच्योर का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इमेच्योर या फिर मैच्योर, बट मोस्टली हम इमेच्योर के लिए करते हैं। तो मान लो कोई इमेच्योर एम्ब्रियो है जो खुद ब खुद ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसको हमें सर्जिकली, सर्जिकली मतलब उसको कट करके निकालना पड़ेगा सीड्स में से, सीड के अंदर से एम्ब्रियो को कट करके निकाल लेंगे, और लेगा निकाल करके उसको लैब में ग्रो कराएंगे, क्योंकि सीड्स में वो काबिलियत नहीं है कि वो उस एम्ब्रियो को ग्रो करा पाए, ठीक है। आज नहीं तो कल वो एम्ब्रियो मर जाएगा, तो आप उसको मरने से पहले ही निकाल लो सीड में से, और निकालने के बाद उसको लैब में ले आकर ग्रो कराओ, ठीक है। अब लैब में ले आकर जब ग्रो कराओगे उसको, तो क्या होगा, तो लैब में ग्रो कराने से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, बहुत सारा इसका यूज है। क्या एप्लीकेशन, देखो अच्छा, लैब में जब ग्रो कराते हैं तो इसी प्रोसेस को हम एम्ब्रियो कल्चर बोल देते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, फिर से मैं हाइब्रिड हाइब्रिड की बात करूँ, दो अलग अलग टाइप्स की बात हो रही है। मान लो दो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनका मैं हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस करके हाइब्रिड बना रहा हूँ, ठीक है। तो हाइब्रिड करने से जो एम्ब्रियो बन रहा है, हो सकता है अगर वो नेचुरल कंडीशन में ग्रो ना करे, ठीक। और अगर नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं कर पा रहा तो उसको निकाल लो वहां से सीड में से, और उसको लैब में ग्रो करा दो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, नंबर 2, एम्ब्रियो रेस्क्यू। रेस्क्यू करना मतलब बचा लेना। तो एम्ब्रियो मर रहा था, उसको बचा लिया गया, कैसे करेंगे, फिर से वही बात है, एम्ब्रियोज दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक, ये लाइन पढ़ो, इंटरस्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज के बीच में, ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज है। कि मान लो मैं बोलूँ कि जैसे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आप अगर एनिमल्स की बात करें, जैसे डंकी और हॉर्स के बीच, ठीक है, तो उससे जो बच्चा होता है वो उसको हम लोग म्यूल बोलते हैं, म्यूल, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज है, उनके उनका जो क्रॉसिंग करा रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, या इट कुड बी इंटरजेनेरिक एज वेल। इंटरजेनेरिक मतलब जीनस ही अलग अलग है, ठीक, स्पीशीज नहीं, जीनस ही अलग है, तो उनके बीच भी हम क्रॉस करा रहे हैं। तो इंटरस्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक प्रोसेस डू नॉट सर्वाइव नेचुरली, नेचुरली ये सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि क्रोमोसोम नंबर ही अलग अलग होता है ना, तो बहुत सारे उसमें डिफिकल्टीज आती है, ठीक है। तो उनके एंडोस्पर्म नहीं बन पाते ठीक से, एक्चुअली कि एंडोस्पर्म 3n जनरली बनता है, नहीं बन पाता। अब आप अपना ध्यान रखो कि एंडोस्पर्म नहीं बन पाता, और अगर एंडोस्पर्म नहीं बन पाता है तो एंडोस्पर्म में तो न्यूट्रिशन होता है, उसी न्यूट्रिशन को यूज करके तो प्लांट ग्रो करेगा, एम्ब्रियो ग्रो करेगा मतलब। तो ऐसे एम्ब्रियो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म ग्रो नहीं कर पाते, और ग्रो नहीं कर पाते तो उनको बचाना पड़ता है। बचाने का तरीका क्या है, सर्जिकली कट करके निकालो, लैब में ग्रो कराओ, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो रेस्क्यू। बस यही था। एम्ब्रियो रेस्क्यू भी एक बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे देखो सीड डोर्मेंसी क्या होता है। एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड टू ओवरकम सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। सीड डोर्मेंट हो जाता है जब उसको लगता है कि ह्यूमिडिटी नहीं मिल रही, वाटर नहीं मिल रहा, सनलाइट नहीं मिल रही, तो डोर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। डोर्मेंट मतलब इनएक्टिव कंडीशन में, जहां उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी कम हो जाती है, ना कि बराबर, ताकि वो एबनॉर्मल कंडीशंस को या अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सके। ऐसे कंडीशन में जिंदा रहने को हम बोलते हैं डोर्मेंट हो जाना। जब नॉर्मल कंडीशन दोबारा रिटर्न करेंगे तो सीड वापस से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इस सीड डोर्मेंसी को ओवरकम करना है अगर, ताकि सीड को वापस एक्टिवेट किया जाए, उसके लिए भी हम लोग एम्ब्रियो कल्चर कर सकते हैं। ये इतना डिटेल्स में नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट में लिखा है। तो मेन ये दो था, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलो यहाँ पर ही हो गया आपका एम्ब्रियो कल्चर भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पर, इसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए फटाफट।
तो somatic hybridization is a technique that allows the fusion of two different plants to obtain a new somatic hybrid plant. मतलब यहाँ दो डिफरेंट प्लांट्स को हम ले आएंगे और उन दोनों प्लांट्स को हम लोग फ्यूज करा देंगे, ठीक है, किसी टेक्निक, मतलब कैसे करेंगे बताता हूँ मैं, और उससे एक नया हाइब्रिड प्लांट बनेगा, इसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। ठीक, जैसे यहाँ देखो, मान लो जो हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोगों ने यूज किया भी है, पोटैटो और टोमेटो के सेल्स लिए, प्लांट सेल्स है दोनों, है ना, और दोनों को यहाँ पर हम लोग ट्रीट किए विथ टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट यहाँ पर देखो सेलुलोज एंजाइम है जो सेलुलोज को ब्रेक करता है, और सेकंड है पेक्टिनेज एंजाइम जो पेक्टिन को ब्रेक करता है। दोनों ही सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट के सेल वॉल के अंदर। सो आर एम इज टू ब्रेक दिस सेल वॉल। तो अगर मैं सेल वॉल को ब्रेक करना चाहता हूँ तो आई हैव टू यूज दीज टू एंजाइम्स, सेलुलोज और पेक्टिनेज, बिकॉज सेल वॉल के अंदर मेन चीजें सेलुलोज और पेक्टिन ही होती है। ठीक है, मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके सेल वॉल को तोड़ दूंगा। जब सेल वॉल टूट जाएगा तो सेल वॉल के टूटने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे वर्ड है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? तो अगर किसी प्लांट सेल का सेल वॉल टूट गया है, ठीक है, तो सेल वॉल के बिना जो प्लांट सेल का बाकी मटेरियल है, देखो यहाँ सेल वॉल था बट अब सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल के बिना जो मटेरियल आपको दिख रहा है विदाउट सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो एक प्रोटोप्लास्ट पोटैटो का हो गया और एक टोमेटो का हो गया। इन दोनों को अपने को फ्यूज करा देना, तो इन दोनों सेल को फ्यूज करना है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करना है, दिस कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन कर दिए, फ्यूज करा दिए। कैसे कराएंगे? विद द हेल्प ऑफ पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, और सोडियम नाइट्रेट। इनको मिक्स करके हम लोग डालेंगे तो ये सारे दो जो प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, फ्यूजन ऑफ सेल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार सेल फ्यूज कर गया फिर न्यूक्लियस भी फ्यूज करेगा। तो न्यूक्लियस यहाँ पर है, दो न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। ठीक है, फ्यूज करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर फाइनली सोमैटिक हाइब्रिड सेल। ओके, नाउ दिस सोमैटिक हाइब्रिड सेल, इसका हम लोग टिश्यू कल्चर करेंगे इस सेल से। ये एक्सप्लांट हो गया है ना, ये क्या हो गया एक तरह से, ये हो गया एक्सप्लांट। अब इसका टिश्यू कल्चर कर लो। जब इसका टिश्यू कल्चर करोगे तो कैलस मिलेगा, और कैलस मिलेगा तो उस कैलस से हम यंग प्लांट बनाएंगे, सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इस प्लांट का नाम रखा गया पोमेटो। पोटैटो का पो और टोमेटो का मैटो, पोमेटो। ठीक है, ये पोमेटो मिल गया। तो पोमेटो को एक्चुअली बनाया गया था प्रैक्टिकली, बट ये ज़्यादा मतलब फिजिबल नहीं था, और ये मतलब अलग अलग सॉइल में ग्रो भी नहीं कर रहा था, और ये बहुत जल्दी सड़ जा रहा था। इसका टेस्ट भी लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसको बना करके भी मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं हुई, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, चलो अब कुछ नोट है, कुछ एनसीईआरटी की लाइंस है, इसको खत्म करते हैं फिर। तो ड्यूरिंग 1950s, मतलब 1950 से लेकर 1959 तक, साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट के नाम याद कर लो, स्पूक और मिलर। ठीक है, स्पूक और मिलर, ये तो दो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने काम किया था। कुछ क्या काम किया था? डिस्कवर्ड दैट होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। मतलब एक्सप्लांट से हम लोग, एक छोटे से पार्ट से हम लोग पूरे प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा 1950s में स्पूक और मिलर नाम के साइंटिस्ट लोगों ने, इन लोगों ने मिलकर काम किया था, और इसी से टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोडक्शन के टेक्निक्स आगे और भी इवॉल्व हुई। ठीक है, सेकंड नोट देखिए ये वाला, तो इसमें क्या लिखा पढ़िए। सिंस देन, उसके बाद, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक, ये नाम याद करना आपको, बनाना, एप्पल, ठीक है, और टोमेटो। जैसे यहाँ पे बैट याद कर लो, BAT, बैट, मैं लिखना भूल गया, बैट। तो बैट, बनाना, एप्पल और टोमेटो। बनाना, एप्पल और टोमेटो का मतलब काफी अच्छे से प्रोडक्शन हुआ है कमर्शियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर। ठीक है, तो ये नाम एग्जांपल याद रखना है। बस हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया टिश्यू कल्चर कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो मैं ऑफ करूँ फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय। बस।